एक जमाने की बात है। उस समय एक बहुत ही सुंदर राज्य था जहां एक विशाल हवेली खड़ी थी। उस हवेली के मालिक राजा जय सिंह राठौर थे, जो पूरे राज्य में सम्मान और इज्जत के साथ रहते थे। उसी राज्य में एक छोटे से घर में नवीन रहता था। वह राजा जय सिंह का विश्वास पात्र सेवक था। नवीन की एक 10 साल की बेटी थी जिसका नाम मीरा था। मीरा के लंबे सुनहरे बाल थे और बड़ी बड़ी भूरी आंखें थीं। उसके माथे पर हमेशा मासूमियत झलकती थी। नवीन के लिए मीरा ही उसकी पूरी दुनिया थी, क्योंकि मीरा की माँ उसके जन्म के समय ही स्वर्ग से धार गई थी। उस दिन सुबह का समय था। छोटे से घर के छोटे से आंगन में मीरा पूरी तरह तैयार खड़ी थी और अपनी पोटली पीठ पर टांगे हुए थी। नवीन मुस्कुराते हुए अपनी मासूम बेटी को देख रहा था। चलो बाबा, मीरा ने कहा। नवीन ने झुककर बेटी के माथे को चूमा और उसे उठा लिया। चलो मेरी जान, पहले तुम्हें पाठशाला पहुंचा दूं, फिर मैं हवेली चला जाऊंगा। रास्ते भर मीरा अपने पिता से छोटी बड़ी हर बात करती रही। वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन किस्मत उस दिन उनके साथ कौन सा खेल खेलने वाली थी, ये दोनों नहीं जानते थे। नवीन ने मीरा को पाठशाला के द्वार पर छोड़ा, झुककर माथे पर चुंबन दिया, कुछ सिक्के उसकी हथेली पर रखे और तब तक उसे जाते देखते रहे जब तक वह द्वार के भीतर नहीं चली गई। फिर वह बैलगाड़ी पर हवेली की ओर चल पड़े। नवीन हवेली का पुराना सेवक था। बरसों से वह यह काम कर रहा था। जब भी राजा जयसिंह को शहर जाना होता, वह हमेशा तैयार रहता। सेवक के अलावा रखवाली का काम भी उसने संभाल रखा था। हवेली वालों से उसका गहरा रिश्ता था, खासकर राजा जयसिंह से, जो उसे अपना छोटा भाई मानते थे। इस दुनिया में नवीन के जीने का सहारा सिर्फ उसकी 10 साल की बेटी मीरा थी। उसके लिए वह अपनी बड़ी बीमारी को दिल में छुपाए जिंदगी से जूझ रहा था। लेकिन मौत कब किसी का दामन थाम ले, कौन जानता है। उस दिन भी नवीन ने वैद्य जी की दी हुई जड़ी बूटी तो ली थी, मगर तबीयत बिगड़ी हुई थी। लेकिन राजा जयसिंह को शहर जाना था, इसलिए काम पर आना जरूरी था। राजा जयसिंह ने उसके पीले चेहरे और खांसते हुए हाल को देखकर कहा, नवीन, क्या वैद्य जी की दवा नहीं ले रहे हो? दुनिया में वही एक इंसान था जो नवीन की बीमारी से जानता था। नवीन ने जवाब दिया, दवा ले रहा हूं राजा साहब, पर रात से तबीयत ठीक नहीं है। राजा जयसिंह ने कहा, अगर आराम करना चाहो तो हवेली में रुक जाओ। लेकिन नवीन ने जिद की, नहीं राजा साहब, बताइए कहां जाना है। शहर की राह पर चलते हुए अचानक नवीन को सीने में तेज दर्द उठा। उसका सिर आगे की ओर झुक गया। राजा जयसिंह तुरंत बैलगाड़ी से उतरकर उसे संभालने लगे। तुम यहां बैठो, चलो मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूं। लेकिन नवीन ने इशारे से मना कर दिया। राजा साहब, मुझे घर ले चलिए, पहले मेरी बेटी को पाठशाला से ले आइए। मैं अपना आखिरी समय उसी के साथ बिताना चाहता हूं। राजा जय सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि नवीन का समय करीब आ गया है। उन्होंने बैलगाड़ी मोड़कर पाठशाला की ओर चला दी। गुरुजी से बात की और मीरा को साथ ले आए। मीरा अपने पिता को बैलगाड़ी में देखकर बहुत खुश हुई। नवीन ने अपने दर्द को छुपाते हुए उसे गोद में उठा लिया और बार बार उसके सिर को चूमते रहे। सचमुच कितनी बेबस होती हैं वे बेटियां जिनके सिर से पिता का साया उठने वाला हो, और कितना टूटा होता है वह पिता जो अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बिखरते देख रहा हो। राजा जय सिंह ने उन्हें घर पहुंचाया और फिर वैद्य जी को बुलाने गए। उस दौर की यही खूबसूरती थी कि रिश्तों में वफाएं जिंदा थीं। पैसे का घमंड नहीं था, दिल में सच्ची भावनाएं थीं। वैद्य जी ने लंबा मुआयना करने के बाद चुपचाप सिर झुका लिया और कमरे से बाहर निकल आए। राजा जय सिंह भी तुरंत उठकर वैद्य जी के पीछे गए। क्या बात है वैद्य जी, नवीन की तबीयत अचानक इतनी क्यों बिगड़ गई? वैद्य जी की बात सुनकर राजा जय सिंह वहीं सन्न रह गए। राजा साहब, नवीन के फेफड़ों को बीमारी ने जकड़ लिया है। उसके पास ज्यादा समय नहीं है, कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। अब उसे शहर ले जाना भी बेकार है। वैद्य जी के चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा था और राजा जय सिंह ने सिर झुका लिया। वैद्य जी के जाने के बाद राजा जय सिंह फिर नवीन के पास लौटे। उसका हाथ पकड़कर बोले, हिम्मत रखो नवीन, अपनी बेटी के लिए हिम्मत दिखाओ। वैद्य जी कह रहे हैं, दवा के असर से तुम ठीक हो जाओगे। नवीन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राजा साहब, मरते हुए आदमी से झूठ बोलना सबसे बड़ा छल होता है। कहते हुए उन्होंने रोते हुए अपना हाथ सीने पर रखा और बेबस नजरों से दूर खेलती बेटी को देखा। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया बेसहारा हो रही है। उन्होंने राजा जय सिंह के हाथ थाम लिए।
50 साल की उम्र में भगवान ने उसे बेटी का तोहफा दिया था और अब वही बेटी उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। राजा जय सिंह ने दिलासा दिया, अपने लिए भगवान से प्रार्थना करो नवीन। लेकिन नवीन रोते हुए बोला, राजा साहब, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपता हूं। अगर मेरे मरने से पहले आप यह विश्वास दिला दें कि यह सुरक्षित रहेगी तो मैं चैन से मर जाऊंगा। नवीन की हालत देखकर राजा जय सिंह का दिल पिघल गया। बरसों की वफादारी निभाने वाले इस आदमी के लिए उन्होंने उसी समय एक बड़ा फैसला ले लिया। ऐसा फैसला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवक को हवेली भेजकर अपने 15 साल के बेटे अर्जुन को बुलवा लिया। कुछ ही देर में अर्जुन अपने पिता के सामने खड़ा था। कमरे में अब सिर्फ 4 लोग थे, अर्जुन, राजा जय सिंह, नवीन और उसकी छोटी बेटी मीरा। मीरा कभी खेल में मशगूल रहती तो कभी पिता के पास आकर उनका सिर सहलाती, जैसे उसके दिल को एहसास हो कि पिता की तकलीफ बढ़ रही है। राजा जय सिंह ने सोच लिया था। उन्होंने पंडित जी को बुलाकर गवाहों की मौजूदगी में अर्जुन और मीरा का विवाह करा दिया। मासूम मीरा को विवाह का मतलब तक नहीं पता था। वह तो बस पिता की गोद में सिमटी बैठी रही। उसकी ओर से सहमति भी पिता ने ही जताई, क्योंकि वह अभी छोटी थी और अर्जुन भी बच्चा ही था। राजा जय सिंह ने यह राज अपने दिल में दफन कर लिया कि जब तक अर्जुन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक कोई इसे नहीं जानेगा। लेकिन इतना हुआ कि मरते हुए नवीन को चैन मिल गया। उसी शाम खून की उल्टी के साथ नवीन ने अंतिम सांस ली। छोटी सी मीरा अपने नन्हे हाथों से पिता का कुर्ता पकड़कर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा को क्या हुआ है, लेकिन राजा जय सिंह ने उसे सीने से लगाकर संभाल लिया। अर्जुन ने भी वादा निभाया और किसी से इस विवाह का जिक्र नहीं किया। वह तो विवाह का मतलब तक नहीं समझता था और शायद खेलते खेलते इस बात को भूल भी गया। लेकिन यह सच था कि उस दिन से अर्जुन और मीरा के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता बन चुका था जिससे वे दोनों कभी मुंह नहीं मोड़ सकते थे। मीरा अपने बाबा के बिना रोती चिल्लाती रही, क्योंकि उसने अब तक सिर्फ अपने पिता का सहारा ही देखा था। वह लड़की जिसने आंखें खोलते ही नवीन को माँ और बाप दोनों की सूरत में पाया था, उसके लिए अपने पिता के बिना रहना कितना मुश्किल होगा, ये वही जानती थी। लेकिन राजा जय सिंह के सामने कसम खाते हुए नवीन के बड़े भाई राघव ने मीरा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कहा कि वे उसे अपने घर ले जाएंगे। राघव पास के गांव में रहता था। नवीन से कुछ झगड़ों के कारण उसका रिश्ता टूटा हुआ था, इसलिए वह भाई की बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। राजा जय सिंह ने वह घर मीरा के नाम कर दिया और राघव के कहने पर सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी। लेकिन उन्होंने राघव से यह बात छुपा ली कि अब मीरा सिर्फ नवीन की बेटी नहीं बल्कि उनकी बहू भी है। हाँ, उन्होंने राघव को जोर देकर कहा था कि इस बच्ची को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हर महीने उसका खर्च हवेली से पहुंचाया जाएगा। इस तरह राघव अपने भाई की निशानी को अपने घर ले गया। उस दिन मीरा न सिर्फ अपने पिता से जुदा हुई बल्कि पूरे गांव से भी दूर चली गई। उसकी राहें अर्जुन से अलग हो गईं। राजा जय सिंह ने विवाह का प्रमाण और सारे सबूत अपने पास सुरक्षित रखकर इस राज को हमेशा के लिए दिल में दफन कर लिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पत्नी रानी कमला और हवेली वालों का तेवर कैसा है। उनके 3 बच्चे थे, अर्जुन, एक और बेटा और एक बेटी, जबकि हवेली के दूसरे हिस्से में उनके भाई की 2 बेटियां जया और सोनिया रहती थीं। हवेली में किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत और रुतबे के साथ इज्जत भी थी। राजा जय सिंह गांव के मुखिया थे। अर्जुन इस पूरे प्रकरण को बिल्कुल भुला चुका था। हवेली का सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से 2 साल बाद जब वह जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो उसे शिक्षा के लिए दूसरे शहर भेज दिया गया। अगर मीरा अपने गांव को छोड़कर दूर चली गई थी तो अर्जुन भी अपने राज्य से दूर निकल गया। उसके मन में उस सुनहरे बालों वाली गुड़िया की छोटी सी झलक तो थी, लेकिन बाहर की चकाचौंध भरी दुनिया ने उसे भी धुंधला कर दिया। दूसरी ओर मीरा का जीवन कठिनाइयों से घिर गया। जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें पता है मेरी बेटियां वापस आने वाली हैं, चाची सुमित्रा ने चूल्हे की तरफ से झांककर चिल्लाते हुए कहा। मीरा पहले से ही जल्दबाजी में थी। झटपट बर्तन उठाते हुए उसका नाजुक हाथ जल गया। दर्द से कराहते हुए उसने हाथ खींच लिया और धीमे स्वर में बोली, खाना तैयार है चाची जी, मैं बस चाचा के लिए चाय बना रही हूं। हमेशा की तरह उसकी नरम आवाज सुनकर भी सुमित्रा देवी मुंह बिगाड़ती हुई लौट गई। मीरा आंसू निगलकर अपने दर्द को दबा गई, क्योंकि यह उसका रोज का हाल था जब से उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। सुमित्रा देवी ने घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर डाल दी थी। 12 साल कोई छोटा समय नहीं होता,
लेकिन इतने समय में भी वह अपने बाबा को कभी भुला नहीं सकी। उनकी प्यार भरी बातें, माथे पर चुंबन और सीने से लगाकर सुलाना, उनकी मोहब्बत के बाद किसी और ने उसे वैसा प्यार नहीं दिया। राघव ने कोशिश की थी, लेकिन सुमित्रा देवी ने उसे कभी चाचा नहीं बनने दिया, तो बाप बनने की तो बात ही दूर थी। कहा भी जाता है कि 100 चाचा मिलकर भी एक बाप की जगह नहीं ले सकते, और यही मीरा के साथ हुआ। राघव के दिल में स्नेह था, लेकिन सुमित्रा देवी हर समय उनके कान भरती रहती थी। माहौल देखकर राघव ने भी चुप्पी साध ली और घर के मामलों से दूर रहने लगे। सुमित्रा देवी का रवैया शुरू से ही मीरा के साथ सख्त था। उनका बेटा विक्रम उम्र में मीरा से बड़ा था और बुरी आदतों का मालिक था। उसकी 2 छोटी बहनें नीला और नैना मीरा से छोटी थीं, लेकिन दोनों बहनें मीरा से प्यार करती थीं और मीरा भी उन्हें दिल से चाहती थी। जबकि विक्रम बुरी आदतों में डूबा हुआ था और हर समय मीरा पर अपना हक जताने की कोशिश करता था। उसकी मां सुमित्रा देवी हमेशा उसके गुनाहों पर पर्दा डालती थी। उस रात भी विक्रम देर से लौटा। मीरा अपने कमरे में बैठी किताबें देख रही थी जब उसे बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वह समझ गई कि विक्रम फिर रात भर दोस्तों के साथ बुरी संगत में रहकर लौट रहा है और हमेशा की तरह दीवार फांद कर घर में घुसा है। वह सब जानती थी, लेकिन चुपचाप पढ़ाई में डूबी रही। नीला और नैना बगल में सो रही थीं। चाहे सुमित्रा देवी ने कितनी भी नफरतें पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी दोनों जुड़वां बेटियों ने हमेशा मीरा से मोहब्बत की और मीरा भी उन्हें दिल से चाहती थी। आंगन से आती हुई आवाजों पर मीरा ने दरवाजे की ओर देखा। निश्चित रूप से सुमित्रा देवी विक्रम का इंतजार कर रही थी और अब उसे समझाने का इरादा रखती थी। तुम्हारे पिता दवा लेकर सो गए हैं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वे विक्रम के सामने खड़ी थी। विक्रम ने बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए सुमित्रा देवी को देखा और बोला, तो फिर पिताजी से कहिए मुझे पैसे दे दें बाहर जाने के लिए। अगर पैसे मिल गए तो मैं यह सारी आदतें छोड़ दूंगा। विक्रम अपने इरादे पर अड़ा रहा। वह हर हाल में दूसरे शहर जाना चाहता था और बड़ी रकम मांग रहा था, लेकिन राघव साफ मना कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना नामुमकिन था। सुमित्रा देवी ने भी उसे समझाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपने पिता का हाथ खाली करने की बजाय इतनी बड़ी रकम मांग रहे हो। मगर विक्रम गुस्से में बोला, अम्मा, आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं, मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। बाहर जाकर पैसे कमाकर आप ही के हाथ में तो देने हैं, जिंदगी सुधर जाएगी। ये कहकर वह अपने कमरे की ओर चला गया। मीरा चुपचाप सिर झुकाए सुनती रही। सुमित्रा देवी देर तक आंगन में टहलती रहीं और फिर जाकर सो गईं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही 2 दिनों में विक्रम कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने राघव और सुमित्रा देवी की नजर बचाकर घर के कागजात उठाए और एक साहूकार के हवाले कर दिए। बदले में मिली रकम उसने उस दोस्त को दे दी जिसने उसे दूसरे शहर जाकर पैसे कमाने के सपने दिखाए थे। विक्रम को लगा कि यह सब वह छुपा लेगा और जब दूसरे शहर जाकर ढेर सारे पैसे कमाएगा तो उसके माँ बाप भी मान जाएंगे। लेकिन वह रात सबके लिए आफत बन गई जब उन्हें घर खाली करने का संदेश मिला और यह भी पता चला कि विक्रम का वह दोस्त पैसे लेकर भाग गया है। विक्रम का तो मानो सब कुछ लुट गया। सिर पीटते हुए वह बेहाल हो रहा था और राघव पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। विक्रम घर से भाग निकला। सुमित्रा देवी को इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन यह सब उसी की बिगड़ी हुई परवरिश का नतीजा था। वह 25 साल का नौजवान कुछ करने की बजाय बस सपने देखता रहा और एक ही रात में अमीर बनने की जुगत लगाता रहा। आज उसके लालच और अंधे भरोसे का नतीजा यह हुआ कि उसके पिता ने, जिसने पूरी जिंदगी इज्जत और नाम कमाया था, वे अपनी छत और बेटियों की इज्जत से भी हाथ धो बैठे। घर खाली करने के लिए उन्हें 2 दिन की मोहलत मिली और सुमित्रा देवी तो पछतावे में सिर पीट कर रह गईं। 2 दिन तक विक्रम घर से गायब रहा। राघव की तबीयत बिगड़ चुकी थी और घर में हर समय तनाव का माहौल था। सुमित्रा देवी फिर भी हार मानने की बजाय बार बार उसी मासूम लड़की को जिम्मेदार ठहराती रहीं। कहती, जब से यह अभागिन लड़की घर में आई है, इस घर का सुकून बर्बाद हो गया। मीरा बेचारी चुपचाप अपने कमरे में जाकर रो लेती। नैना और नीला ने कई बार अपनी मां को समझाया, लेकिन वे कहां रुकने वाली थी। नैना ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, दीदी, आप कृपया मत रोइए, आपको रोता देख मेरा दिल बैठ जाता है। मीरा ने आंसू पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाकर अपना काम करो
वरना अम्मा डांटेंगी। 22 साल की उम्र में मीरा ने अपने बाबा के जाने के बाद इतनी तकलीफें देख चुकी थी कि अब उसे इन हालातों की आदत हो गई थी। राघव तो बीमारी की वजह से उठने चलने के काबिल भी नहीं रहे थे। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी कि घर खाली होने के बाद अपनी बेटियों को लेकर कहां जाएं। उधर विक्रम ने उन्हें बिल्कुल बेसहारा कर दिया था। उस रात जब विक्रम देर से घर आया तो राघव ने उसे खूब डांटा और गुस्से में कहा, तूने ही घर के कागजात साहूकार को दिए और पैसे उस निकम्मे दोस्त को पकड़ा दिए। विक्रम चुप और शर्मिंदा सा खड़ा रहा, लेकिन उसकी आदतें बदलने वाली कहां थीं। बीड़ी पीते हुए देर तक आंगन में बैठा रहा, जैसे बाप की डांट का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। वैसे भी जब औलाद जवान हो जाए तो बूढ़े बाप की मार उसे और ज्यादा जिद्दी बना देती है। मीरा हमेशा विक्रम से दूर रहती थी। वजह थी उसकी बेहया नजरें और बिगड़ा हुआ रवैया। बुरे दोस्तों की संगत में अब वह भी पूरी तरह बिगड़ चुका था। शायद उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह मीरा को हासिल कर लेगा, जैसे वह उसकी संपत्ति हो। मगर मीरा अपने बचपन की उस एक मीठी याद को अब तक नहीं भूली थी। जब उसके बाबा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा था कि अब अर्जुन उसका सहारा बनेगा, उसे संभालेगा और सब कुछ देगा, तो मीरा ने भरोसा कर लिया था। वह जानती थी कि इस विवाह के बारे में घर के किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसे विश्वास था कि एक दिन अर्जुन जरूर आएगा, उसे यहां से ले जाएगा और सबके सामने इस रिश्ते का इजहार करेगा। लेकिन हालात ने करवट बदली। राघव के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने चुपचाप घर खाली कर दिया। सुमित्रा देवी ने ही सलाह दी, भाई साहब का घर खाली पड़ा है, वहीं चलो। यूं उन्हें वह मौका मिला जिसके लिए वे बरसों से तरस रही थीं। मीरा के बाबा का गांव, उनका वही घर जो अब कानूनी तौर पर मीरा के नाम था। मगर घर पहुंचते ही सुमित्रा देवी ने कब्जा जमा लिया। मीरा ने चाहा कि बाबा का कमरा उसी को मिले, लेकिन सुमित्रा देवी ने जबरदस्ती उसे छोटे से रसोई जैसे कमरे में डाल दिया। 2 कमरों में से एक राघव और सुमित्रा देवी को मिला, दूसरा विक्रम को, और मीरा छोटे से भंडार जैसे कमरे में सिमट गई। यह उसका अपना घर था, बाबा की निशानी। लेकिन चाचा की चुप्पी और झुका हुआ सिर यह दिखा गया कि उनके लिए बस इतना काफी था कि मुसीबत में यह घर काम आया। मगर सुमित्रा देवी ने जल्द ही यह जताना शुरू कर दिया कि घर को चाचा या विक्रम के नाम कर देना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ यह रिवाज नहीं कि घर औरतों के नाम पर रहे। मीरा डर गई, कहीं विक्रम अपने लालच में इस घर को भी बर्बाद न कर दे, जैसे पहले घर को किया था। उसने कांपते स्वर में कहा, यह घर मेरे बाबा का है चाची जी, बाबा ने इसे मेरे नाम करवाया था, मैं इसे किसी और के नाम नहीं कर सकती। यह सुनकर सुमित्रा देवी बौखला उठी। उसके बाल झंझोड़ते हुए बोली, एहसान फरामोश, बरसों हमारे घर में रहकर तुम्हें कभी ध्यान नहीं आया कि यह सब तुम्हारे चाचा का है, और अब जब तुम्हारे बाप की बात आई तो तुम्हें अपनी संपत्ति याद आ गई। तेरी मां भी ऐसी ही थी, उनके तेवर हमेशा की तरह जहरीले हो गए। नैना और नीला ने यह सब चुपचाप देखा और अपने कमरे में जा छिपी, क्योंकि मां के सामने बोलना मतलब और गुस्सा बुलाना, और वह गुस्सा हमेशा मीरा दीदी पर ही निकलता था। उस दिन राघव घर पर नहीं थे और मीरा को फिर सुमित्रा देवी की मार सहनी पड़ी। इसी बीच सुमित्रा देवी ने विक्रम के कान भर दिए कि घर को अपने नाम करवाने का यही समय है। विक्रम के दिल में अब एक और लालच जाग उठा था। उसी दिन मीरा चूल्हे पर बर्तन धो रही थी जब विक्रम दरवाजे से टेक लगाकर उसे घूरता रहा। उसकी बेहया नजरों से असहज होकर मीरा बार बार दुपट्टा ठीक करती रही। मूंछों पर ताव देते हुए विक्रम आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम क्यों घबरा जाती हो? मीरा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह ऐसी बेहुदा बातें सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि अपने आप को वह किसी और की अमानत समझती थी। उसने कांपते हाथ से सीने पर हाथ रखा और बोली, आप यहां से जाइए, मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। मीरा ने हमेशा की तरह उसे नजरअंदाज किया, मगर यही विक्रम को और भड़काता था। उसने गुस्से में मीरा का बाजू कसकर पकड़ लिया। समझती क्या हो अपने आप को? मेरे बाप के टुकड़ों पर पल रही हो। मेरे बाप ने तुम्हें पढ़ाया और अब तुम मुझे आंखें दिखाती हो। इस घर से बाहर जाकर कर भी क्या लोगी? बेहतर है अपने आप को और अपनी हर चीज को मेरे हवाले कर दो। मीरा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने जोर से बाजू छुड़ाया और रसोई से बाहर चली गई। पीछे से विक्रम की जहरीली आवाज आई, बड़े नखरे आ गए हैं तुम्हें। लगता है एक दिन यह नखरे निकालने ही पड़ेंगे ताकि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए।
उस दुष्ट की नजरें साफ बता रही थीं कि वह किसी की इज्जत का भी लिहाज करने वाला नहीं। मीरा हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी, मगर वह नहीं जानती थी कि किस्मत के लिखे से कोई बच नहीं सकता। जल्द ही वह विक्रम की जिद का शिकार बनकर एक और गहरी परीक्षा में उतरने वाली थी। हवेली का माहौल इन दिनों कुछ अजीब सी हलचल से भरा हुआ था। पिछली रात ही राजा जय सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी, तो न केवल घर के सब लोग इकट्ठे हो चुके थे, बल्कि उन्होंने खुद अर्जुन को संदेश भिजवाया था कि अब उसे वापस लौट आने के बारे में सोचना चाहिए। अर्जुन का छोटा भाई अनिरुद्ध अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और राजा जय सिंह अब व्यापार और जमीनी मसलों पर ध्यान नहीं दे सकते थे। वैसे भी 2 महीने से वे दिल की बीमारी में परेशान थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी। अर्जुन को यहां से गए हुए पूरे 10 साल हो चुके थे, इसलिए अब समय था कि वह लौट कर आए और सब जिम्मेदारियां संभाले, ताकि राजा जय सिंह चैन की सांस ले सकें। अपने पिता की बेचैन हालत देखकर अर्जुन ने हामी भर ली, जबकि पहले जब भी उसे बुलाया जाता तो वह तरह तरह के बहाने बनाता। बाहर की रंगीन दुनिया की आजादियां शायद उसे अपनी आदत बना चुकी थी, इसलिए वह हमेशा वहीं व्यापार जमाने की सोचता था। लेकिन उसके पिता ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। इस बार अर्जुन ने ठान लिया कि अगले 2 दिन में वह लौट आएगा। उसकी वापसी की खबर से हवेली में सब लोग बेहद उत्साहित थे। हवेली की लाडली जानकी उर्फ जानू, जो अर्जुन की बहन थी, अपने भाई की आमद की खबर सुनकर तो फूली नहीं समा रही थी। उधर रानी कमला बोली, बस अब अर्जुन लौट आए तो मैं उसे बिना विवाह किए कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तो वह विवाह करके यहीं घर पर रहेगा और यही व्यापार संभालेगा। मुझसे यह जुदाई और बर्दाश्त नहीं होती। उनकी बात पर जया ने शर्माते हुए मुस्कुराकर सिर झुका लिया। लंबे समय से उसके दिल में अर्जुन के लिए भावनाएं पल रही थीं, मगर घर में कभी ऐसी कोई बात नहीं होती थी जिससे उनके रिश्ते की शुरुआत बन सके। फिर भी उसे विश्वास था कि अर्जुन उसे पसंद करेगा। तभी राजकुमारी लक्ष्मी, जो रानी कमला की बहन और देवरानी भी थीं, बोली, क्यों नहीं, अर्जुन तो हवेली का बड़ा बेटा है और अब बड़े बच्चों के विवाह से ही शुरुआत होनी चाहिए। यह सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, जबकि राजा जय सिंह ने गहरी सोच में पड़कर सबको देखा और सिर झुका लिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अर्जुन के आने के बाद क्या होने वाला है, मगर यह सच अब उनके दिल से निकालने का समय आ चुका था। इसीलिए वे बस अर्जुन की आमद का इंतजार कर रहे थे, ताकि उसके व्यवहार और विचारों को देखकर ही कोई फैसला कर सकें। उस शाम मौसम बादलों से घिरा था। नैना और नीला अपनी मौसी के घर जाने का इरादा रखती थीं, तो राघव उन्हें दोपहर के समय छोड़ने के लिए ले गए। दूरी कुछ ज्यादा थी, इसलिए उनके लौटते लौटते शाम तक का समय हो जाना था। उधर सुमित्रा देवी सिर दर्द का बहाना बनाकर जड़ी बूटी लेकर अपने कमरे में सो चुकी थी। सर्दी कुछ ज्यादा थी, इसलिए मीरा जल्दी जल्दी काम निपटाकर कमरे में आ गई। तभी अचानक उसे घर के अंदर विक्रम की आवाज सुनाई दी। शाम का समय था, लेकिन धुंध की वजह से काफी अंधेरा छा गया था। विक्रम ने सुमित्रा देवी के कमरे में झांक कर देखा और पाया कि शायद वे सो चुकी हैं। मीरा को अकेला देखकर वह अचंभे में पड़ गया। क्या कर रही हो? फिर वह कमरे में चला आया। मीरा ने डरते हुए जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और खाट से उठकर बाहर निकलना चाहा, मगर विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह बोला, ऐसे ही मेरे आगे पीछे घूमती रहा करो, अच्छी लगती हो। वह बीड़ी का धुआं मीरा के चेहरे पर छोड़ते हुए अजीब नजरों से देख रहा था। मीरा भीतर तक कांप गई और बोली, मेरा हाथ छोड़ो विक्रम और यहां से जाओ। मगर विक्रम ने उसे दीवार से सटा दिया और झुककर उसकी गर्दन की खुशबू सूंघने लगा। उसने गुस्से से कहा, तुमने अभी तक यह घर मेरे नाम क्यों नहीं कराया? मीरा ने विक्रम के सीने पर हाथ रखकर खुद को दूर किया और बोली, करवा दूंगी, मगर मुझसे दूर रहो। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम जहरीली हंसी हंसते हुए कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा ही था कि मीरा जोर से चिल्लाई, चाची जी, चाची जी, इन्हें मेरे कमरे से ले जाइए, पता नहीं क्या करने का इरादा रखते हैं। वह चीख उठी थी, मगर जैसे सुमित्रा देवी सोते हुए भी जागने का नाटक कर रही थी। मीरा को यह नहीं पता था कि यह सब उन्हीं की सहमति का नतीजा था, जिसकी वजह से आज विक्रम इस हद तक बढ़ने के लिए तैयार खड़ा था। विक्रम हंसते हुए बोला, बेफिक्र रहो, अगर तुम्हारी चाची जाग भी रही हैं तो तुम्हें बचाने कभी नहीं आएंगी। मीरा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, भगवान का वास्ता है, मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। मैं घर तुम्हारे नाम करवा दूंगी, लेकिन अभी यहां से चले जाओ। विक्रम ने उसके जुड़े हुए हाथों को अपने होंठों से छुआ और फिर उसकी बाजुओं को पकड़ते हुए आगे बढ़ा।
यह देखकर मीरा ने चीखते हुए उसे दूर धक्का दिया और भागकर बाहर की ओर निकल गई। उसने दुपट्टा सीने से कसकर पकड़ा और तेजी से आंगन में दौड़ने लगी, मगर विक्रम भी उसके पीछे भाग रहा था। मीरा सुमित्रा देवी के कमरे की ओर भागी और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगी, लेकिन सुमित्रा देवी, जो उसकी चीख पुकार पर दरवाजा नहीं खोल रही थीं, अब खटखटाने पर कैसे खोल सकती थीं? तभी मीरा के दिमाग में इज्जत बचाने का उपाय आया। वह सीधे उस बाहरी दरवाजे की ओर दौड़ी जो खेतों की तरफ खुलता था। यह दरवाजा उसके बाबा ने खास अपने आने जाने के लिए बनवाया था। मीरा ने जंग लगे दरवाजे को जोर से खींचा ही था कि विक्रम ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया। उसने मीरा की कमर पर नाखून गड़ा दिए और खुले बालों को कसकर पकड़ लिया। विक्रम गुर्राया, कहां भागोगी? आज रात तो तुम चाचा के आने से पहले ही मेरे हवाले हो जाओगी। मौसम देखो। आंखों में हवस साफ झलक रही थी और मीरा उसके सामने एक बेबस जानवर जैसी थी, मगर आज बात उसकी इज्जत की थी। मीरा ने पलटकर पूरी ताकत से विक्रम की गर्दन पर मुक्का जड़ दिया। विक्रम दर्द से कराहते हुए 2 कदम पीछे हटा तो मीरा ने झुककर वहीं पड़ा, एक मोटा डंडा उठा लिया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। विक्रम का माथा फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मीरा उसे गिरा देखकर खेतों की ओर भाग गई। धुंध में गुम होती, दुपट्टा सीने पर लपेटे वह भागती रही। उस रात मीरा अपने ही घर से बेइज्जत होकर निकलने वाली लड़की थी, जिसके पास अब कोई सहारा नहीं था। मीरा को साफ समझ आ गया था कि विक्रम की नजर की खबासत यही कह रही थी कि आज वह उसकी इज्जत लूट कर रहेगा। थक हारकर मीरा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई, वही पेड़ जिसके नीचे अक्सर पंचायत लगती थी। आज उसे अपने बाबा की याद बुरी तरह सता रही थी। सोचती, अगर उसका पिता जिंदा होता तो उसे कभी इस हालत में घर से नहीं निकलना पड़ता। आंसुओं में भीगी थक कर मीरा ने अपना सिर घुटनों पर टिका दिया। तभी उसके कानों में अपने बाबा की आवाज गूंज उठी, जब भी तुझ पर मुसीबत का समय आए तो चुपचाप राजा जय सिंह के पास चली जाना। मुझे विश्वास है कि वे तेरा साथ देंगे। अब मीरा के पास यही एक रास्ता था। उसका चाचा तो रोज उसकी बेइज्जती देखता था, फिर भी चुप तमाशा ही बना रहता था। आज मीरा खड़ी हुई और तय कर लिया कि अब अपने हक के लिए आवाज उठाएगी। उसका रुख हवेली की तरफ हो गया। बचपन में वह इतनी बार वहां जा चुकी थी कि उसे हवेली का हर रास्ता याद था। रात के अंधेरे में मीरा हवेली पहुंच गई। उधर हवेली में जैसे उत्सव का माहौल था, क्योंकि उसी रात अर्जुन वापस आया था। यह किस्मत थी या कुछ और कि मीरा और अर्जुन फिर से आमने सामने थे। मीरा ने जाकर राजा जय सिंह तक संदेश पहुंचाया कि नवीन की बेटी उनसे मिलने आई है। राजा जय सिंह तुरंत सेवकों के क्वार्टर की ओर चले आए। मीरा को देखकर उन्होंने अनायास ही उसके सिर पर हाथ रखा। मीरा रोते हुए बोली, राजा साहब, मैं यहां शरण के लिए आई हूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने सब कुछ बताए बिना बस यही कहा कि अब उस घर में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं। गंभीर चेहरे के साथ राजा जय सिंह बोले, ठीक है, इस राज को फिलहाल छुपाए रखते हैं जब तक अर्जुन कोई फैसला नहीं करता। इस तरह मीरा ने हवेली में एक दासी की हैसियत से रहना शुरू किया। रानी कमला को राजा जय सिंह ने बता दिया कि मीरा नवीन की बेटी है, मगर बाकी किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। सबके लिए मीरा बस हवेली की एक दासी थी। अगली सुबह जब मीरा भोजन की थाली सजा रही थी, तब पहली बार उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। मीरा को हवेली आए हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था, मगर न उसके चाचा ने और न ही किसी और ने उसके हालात पूछने की जरूरत समझी थी। बार बार मीरा को अपनी जिल्लत पर गुस्सा और अफसोस हो रहा था। तभी सीढ़ियों से उतरता अर्जुन उसे नजर आया। चाचा का परिवार भी दूसरे हिस्से में ही रहता था, इसलिए जया के अलावा वहां कम ही कोई आता जाता था। यहां आकर उसने काफी आराम कर लिया था और अब अपनी दिनचर्या में वापस लौटना चाहता था। जब मीरा ने सिर उठाकर उस उतरते हुए राजकुमार को देखा तो ऐसा लगा मानो आसमान से कोई सुंदर और खूबसूरत इंसान सिर्फ उसका भाग्य बनकर उतरा हो। मीरा पलक झपकना ही भूल गई। राजा जय सिंह ने भी मीरा के चेहरे का बारीकी से जायजा लिया। गुलाबी रंगत, ठहरी हुई आंखें और हैरानी से थम चुके होंठ। दिल की धड़कनें अजीब तरह से शोर मचाने लगी। मीरा सोच भी नहीं सकती थी कि इतना शानदार पुरुष उसके भाग्य में लिखा गया है, यानी वह उसका पति है और उस पर उसका हक है। यही उनकी पहली मुलाकात थी। अर्जुन ने भी गौर किया कि मीरा लगातार उसी को देखे जा रही थी। राजा जय सिंह ने गला खंखार कर मीरा को होश की दुनिया में लौटाना चाहा। मीरा अपनी इस बेख्याली पर बेहद शर्मिंदा होकर वहां से पलट गई। अर्जुन उसे जाते हुए देखता रहा और फिर मुस्कुराकर सबकी ओर ध्यान दिया। उसने सवाल किया, यह लड़की कौन है बाबा?
यह अपने पहनावे से घर की दासी नहीं लगती। साफ सुथरा पहनावा, सभ्यता और शालीनता, सिर पर दुपट्टा और बेहद मासूम सुंदर चेहरा। यह 21-22 साल की लड़की यहां कैसे मौजूद है? राजा जय सिंह के इशारे पर रानी कमला ने नाराजगी से कहा, अरे दासी है तो दासी ही कहेंगे, इसे घर की सदस्य नहीं बना सकते। उन्हें शायद बुरा लगा कि राजा जय सिंह मीरा को अलग तरह से पेश कर रहे हैं। वहीं अनिरुद्ध और जानकी तो मजे से भोजन करते रहे। अनिरुद्ध बोला, मां, वह लड़की दासी नहीं लगती, काफी सादी और आकर्षक है। रानी कमला ने सख्ती से कहा, लगती हो या न हो, है तो घर की दासी ही। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस लड़की की मासूमियत अर्जुन के दिल में घर कर चुकी थी। यहां आकर अर्जुन ने भारतीय सुंदरता से भी परिचय पाया, मगर उसे अफसोस हुआ कि यहां भी बाहरी चमक दमक हावी होती जा रही थी, जो शर्म से दूर करती है। लेकिन यह लड़की सचमुच उसके लिए ध्यान देने योग्य थी। दिन ब दिन मीरा हवेली में ज्यादा कुशल होती चली गई। सेवकों के क्वार्टर में उसकी रिहाइश थी। उसका मन करता कि एक बार चाचा के घर जाकर सवाल करे कि उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि उसे यहां रहते हुए महीना हो चुका था। मगर फिर मीरा खामोश हो जाती। शायद कुछ बातों में इंसान का अनजान रहना ही बेहतर होता है। हवेली का भीतरी काम मीरा ने बखूबी संभाल लिया था। सेवकों से काम करवाना, रानी कमला की देखभाल करना। राजा जय सिंह मीरा को अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। उनकी नजर में मीरा नवीन की वफादारी की झलक थी, इसलिए वह उन्हें बहुत प्रिय थी। शाम को मीरा अक्सर राजा जय सिंह के कक्ष में जाती, किताबें लेती और बातचीत करती। जानकी के साथ भी मीरा की गहरी लगाव हो गई थी। जानकी की शरारतें उसे अपनी बहनें नैना और नीला की याद दिलाती। मीरा कभी कभी उदास हो जाती। उस दिन मीरा अर्जुन के कमरे में थी। रानी कमला ने कहा था कि वह कमरे की सफाई ठीक से देखे, क्योंकि अर्जुन को बेतरतीबी पसंद नहीं थी। कमरे में आते ही मीरा का दिल अजीब तरह से धड़कने लगा, मानो वही एहसास फिर से घेर रहा हो। कपड़ों को करीने से रखकर मीरा बगल की मेज पर बिखरी चीजें समेटने लगी। कमरे में काफी बिखराव था। शायद सुबह दासी ने ठीक से सफाई नहीं की थी, तो मीरा ने खुद ही हाथ बटाना शुरू किया। मीरा दर्पण के सामने रखी चीजों को सजा रही थी कि अचानक नजरें उठाकर दर्पण में देखा। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। इससे पहले कि मीरा कमरे से निकलती, दरवाजा खुला और सामने अर्जुन आ गया। मीरा को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतनी जल्दी लौट आएगा, लेकिन आज बैठक के बाद अर्जुन सीधा घर आया था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अर्जुन की नजर मीरा पर पड़ी। कंधों पर ढका दुपट्टा, लंबे बाल जो अभी तक गीले थे, शायद अभी अभी नहा कर आई थी। मीरा ठिठक गई। उसकी भीगी भीगी सी खुशबू चारों ओर फैल रही थी और अर्जुन हैरानी से उसे देखता रह गया। मीरा के सुनहरे बाल आज भी बिल्कुल वैसे ही थे। बड़ी बड़ी भूरी आंखें, गुलाबी होंठ, वह किसी चमकते हुए हुस्न के सितारे से कम नहीं लग रही थी। अर्जुन कदम दर कदम मीरा के करीब आता गया, जबकि मीरा पलटकर जाने ही लगी थी कि अर्जुन ने नरमी से उसका दुपट्टा थाम लिया। सवाल किया, यहां आने की कोई खास वजह? अर्जुन मीरा की आंखों में देख रहा था, जबकि मीरा झिझक कर सिर झुका गई और बोली, रानी साहिबा ने कहा था कि आपके कमरे की सफाई का ठीक से ध्यान रखूं। मीरा ने पूरी कोशिश की थी कि उसके लहजे में कोई हिचकिचाहट न झलके। अर्जुन मुस्कुराया, जब काम पूरा हो गया तो अब रुकने की वजह? अर्जुन की गहरी नजरें अभी भी मीरा की आंखों में टिकी थीं। मीरा घबरा गई, क्योंकि विक्रम वाले हादसे के बाद से उसका दिल डरने लगा था। अर्जुन कदम दर कदम मीरा की तरफ और झुक आया। मीरा सोचने लगी, यह मुझे जाने बिना ही मेरी करीबी का चाहने वाला नजर आता है। क्या यही होती है मर्दानगी? उसके ख्यालों में बदगुमानी बढ़ गई। तभी अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर मीरा की लट चेहरे से हटा दी। एक कंपी मीरा के पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अर्जुन इतना बेबाक हो सकता है। कौन हो तुम, इतनी सुंदर और मासूम? अर्जुन ने धीरे से कहा। मीरा बोली, राजा साहब की हवेली की दासी। सिर झुकाकर मीरा ने दुपट्टा मुट्ठी में कस लिया। अर्जुन ने अचानक मीरा की कमर पकड़कर उसे अपने सीने से सटा लिया। मीरा कांप उठी और खुद को दूर किया। मीरा के मन में सवाल उठे, क्या राजा साहब के राजकुमार दासियों से यूं ही पेश आते हैं? मीरा की आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन देर तक मीरा को देखता रहा। मीरा झटके से उठ खड़ी हुई। उसका दिल टूट चुका था। मीरा ने अर्जुन को हमेशा एक इज्जतदार, सभ्य और प्यार करने वाला पुरुष समझा था, मगर आज का व्यवहार देखकर लगा कि उसमें और विक्रम में कोई फर्क नहीं।
अर्जुन तो मीरा को सिर्फ एक दासी समझकर अपना हक जताने आया था। सिर झुकाकर मीरा रोती रही। मीरा ने सोचा, अगर अर्जुन मुझे पहचानता, मेरे बारे में जानता और फिर मेरी करीबी का इच्छुक होता तो शायद मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती। उस शाम मीरा हवेली नहीं गई। राजकुमारी लक्ष्मी को कहलवा दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अर्जुन भी उदास दिल से वहीं रह गया। जब शाम ढली तो हवेली में अचानक शोर मच गया। मीरा सेवकों के क्वार्टर से बाहर निकली तो देखा मुख्य दरवाजे पर कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। रखवाले उसे घेर चुके थे। आते हुए व्यक्ति को देखकर मीरा सन्न रह गई। विक्रम! मीरा के होठों से बेसाख्ता निकला और वह भागकर अंदर चली गई। मीरा नहीं चाहती थी कि विक्रम को पता चले कि वह यहां है। कुछ ही देर में विक्रम हवेली के अंदर घुस आया। रखवाले उसके पीछे पीछे थे। वह सीधे बरामदे में पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी चचेरी बहन को तुम लोगों ने यहां छुपा रखा है। किस हक से वह यहां रह रही है? वह मेरी मंगेतर है और घर से भाग कर आई है। राजा साहब का न्याय कहां गया? विक्रम की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। रखवाले सतर्क हो गए। अर्जुन और अनिरुद्ध भी अपने कमरों से निकल आए। विक्रम का हंगामा बढ़ गया। रसोई के दरवाजे की ओट में छिपी मीरा कांप रही थी। विक्रम चिल्ला रहा था, बाहर निकलो, मुझे मालूम है तुम यहीं हो। उस रात घर से भागकर सारे जेवर चुरा लिए थे। आज मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा और इन लोगों पर मुकदमा करूंगा। आखिर गांव वालों को क्या जवाब दूंगा जब एक चोर को अपने घर में शरण दे रखी है? मीरा भागते हुए बाहर आ गई। यहां से चले जाइए, भगवान का वास्ता है आपको। सीढ़ियों से उतरता हुआ अर्जुन यह हंगामा देख रहा था। यह सब क्या हो रहा है? दूसरे हिस्से से अर्जुन के चाचा का परिवार भी वहीं आ गया। विक्रम चीखते हुए बोला, आइए राजा साहब, आप भी सुन लीजिए कि आपके घर में रहने वाली यह तुच्छ दासी कितने बड़े कारनामे कर रही है। ये मेरी चचेरी बहन है, मेरे बाप के टुकड़ों पर पली है। मेरे बाप ने इसे पाला पोसा और जवान किया। आज उसी घर से जेवर और पैसे चुराकर आपकी हवेली में शरण लिए बैठी है। मीरा घुटनों पर सिर रखे चिल्लाई, ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ झूठ ही कहता है। विक्रम गरज कर बोला, अच्छा तो सच बता दो सबको। उस रात तुम अंधेरे में हवेली आई थी। हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन तुम यहां छुपी थी। अमीर जादों की रातें रंगीन बना रही थी। तभी अर्जुन की दहाड़ गूंजी, खबरदार, अगर तुम्हारी आवाज फिर सुनाई दी तो तुम्हारी जुबान गले से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। माहौल में सन्नाटा छा गया। जया कांप गई और दीवार से लगी मीरा डर से बेहाल हो उठी। विक्रम आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ना चाहता था। तभी अर्जुन ने उसे धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया और गरजा, अगर मेरी पत्नी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो अपने पैरों पर चलकर यहां से जा नहीं पाओगे। राजा जयसिंह ने हैरत से बेटे को देखा। रखवालों को आदेश दिया, विक्रम को सेवकों के क्वार्टर में बंद कर दो। यह यहीं रहेगा जब तक इसका बाप यहां आकर माफी मांगकर इसे वापस नहीं ले जाता। अर्जुन ने आगे कहा, और याद रखो, यह लड़की मेरी पत्नी है। मीरा अर्जुन राठौर, अगर इसके खिलाफ उंगली उठाई तो हाथ तोड़कर कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। मीरा हैरत से अर्जुन को देखती रह गई, जिसे वह अब तक गलत समझती रही थी। अर्जुन सब कुछ जानता था। रानी कमला ने बेटे को देखा। तभी राजा जयसिंह ने वह राज खोल दिया। जया गुस्से से चिल्लाई, यह कैसे हो सकता है? एक दासी की बेटी को हमारी बेटी पर तरजीह दी जा रही है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, यह मेरी पत्नी है, हमारा विवाह हो चुका है। जिसे ऐतराज है वह रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा, आप जल्द से जल्द इसकी विदाई का इंतजाम करें। सब हैरान रह गए। अर्जुन अपने कमरे में चला गया और मीरा वहीं बैठ गई। जानकी भागकर मीरा के पास आई, मतलब आप हमारी भाभी हैं? आपने हमें इतने दिन क्यों नहीं बताया? रानी कमला दुखी होकर कमरे में चली गई। राजा जयसिंह स्थिति समझते थे। फिर वह दिन आया जब मीरा दुल्हन बनी। सजकर अर्जुन के कमरे में बैठी थी। इतने दिनों बाद मीरा ने अर्जुन को देखा। बड़ी विदाई की रस्म हुई। सरफराज और उनकी पत्नी ने भी भाग लिया। अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ तो मीरा झट से सिर झुका गई। अर्जुन मीरा के सामने बैठा। मीरा ने नम आंखों से पूछा, क्या आप जानते थे? अर्जुन मुस्कुराया, मैं उस वादे को कैसे भूल सकता हूं जो मैंने सबके सामने किया था कि मैं इस सुनहरी गुड़िया का हमेशा ख्याल रखूंगा। अर्जुन ने मीरा को नरमी से सीने से लगा लिया। उस रात बूंद बूंद प्यार अर्जुन ने मीरा पर निछावर किया। मीरा अर्जुन की मोहब्बत में भीगती चली गई। मीरा को विश्वास था कि उसके धैर्य और परीक्षाओं का सबसे सुंदर इनाम उसे मिल चुका है।
जो वह सचमुच पाने की हकदार थी। समय बीतता गया, हवेली में खुशियां लौट आईं। रानी कमला ने भी धीरे धीरे मीरा को अपना लिया। मीरा ने हवेली की बहू बनकर सबका दिल जीत लिया। उसकी सादगी, मासूमियत और मेहनत ने सबको प्रभावित किया। राजा जय सिंह की आंखों में संतोष था। उन्होंने अपने मित्र नवीन से किया वादा निभा दिया था।